सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। ठीक है। सो गाइस, अगर आपने हमारे पिछले जो लेक्चर्स हैं वो फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि हम अपने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस देखिए, ये जो फीचर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। सो हम ये वाला जो टॉपिक है ये भी हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो आज जो है वो हम थ्री फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए गाइस, सबसे फर्स्ट जो है हमारा फीचर है वो रहने वाला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो ये आपने क्रिटिसिज्म में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि वहाँ पे लिखा गया था कि ये जो है वो लेंथीएस्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, बेसिकली दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है। एक तो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। देखिए, रिटन में जैसे अमेरिका और इंडिया का जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट जो ब्रिटिश का है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है जो लिखित में होगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो किस चीज पे बेस होता है, हम वो चीज देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट एम्बॉडेड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है। जो कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होता, बट बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रेसिडेंट एक्सप्रेस्ड इन स्टैट्यूट एंड जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे नहीं होता, बट किस चीज पे बेस्ड होता है, कस्टम पे, प्रेसिडेंट पे। ठीक है। एंड एक्सप्रेस्ड इन स्टैट्यूट एंड जुडिशियल डिसीजन, जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं या जो लॉज बनाए गए होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा। ठीक है। सो उनके उनके द्वारा जो ये लॉज बनाए गए हैं और जो रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट कोई ऐसा इवेंट जो पहले हो चुका है उस चीज पे बेस होता है, उसे कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आई होप आप ये चीज समझे होंगे। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होता, बट किस चीज पे बेस होता है, जो रिवाज, जो कस्टम्स होते हैं उन पे, या कोई ऐसा इवेंट जो पहले हो चुका है। ठीक है। और एक्सप्रेस किया गया किसके द्वारा, जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं या जो लॉज वगैरह हैं उनके द्वारा। ठीक है। उनमें जो ये चीज एक्सप्रेस की गई है उसे कहेंगे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब समझ लीजिएगा आप, कोई ऐसे इवेंट जो पहले हो चुके हैं। ठीक है। एंड कस्टम मतलब जो रिवाज वगैरह जो होते हैं, मतलब ट्रेडिशन वगैरह, ओल्ड ट्रेडिशन वगैरह, वो सारी चीजें कस्टम में आती है। ठीक है। सो आई होप आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो समझ आया होगा। देखिए गाइस, ओरिजिनल जो बना था वो कब बना था, 26 नवंबर 1949 में, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी, प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। राइट। अगर हम प्रेजेंट बात करें तो प्रियम्बल तो है, आर्टिकल जो है वो 470 आर्टिकल्स हैं, और पार्ट्स कितने हो गए हैं, 25 पार्ट्स। ठीक है। और शेड्यूल जो है वो भी बढ़ के कितने हो गए हैं, 12। ठीक है। ये आप चीज याद रखिएगा, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है। देखिए, रीजंस देखते हैं हम इसका, रीजन जो है लेंथीएस्ट होने का। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ठीक है। देखिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर में आएगा वास्टनेस ऑफ द कंट्री। ठीक है। जो कंट्री है वो ज्यादा वास्ट है और डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, इसलिए क्या है, ये लेंथीएस्ट है, ये एलिफेंटाइन साइज में है। ठीक है। मतलब बड़ा है आप कह सकते हो। हिस्टोरिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज काफी बार आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 1935 के एक्ट से हमने काफी ज्यादा प्रोविजंस लिए हैं, वो अभी हम देखेंगे भी। अगला जो हमारा रहने वाला है फीचर, उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमने 1935 के एक्ट से ली हुई हैं। ठीक है। सो कह रहा है कि हिस्टोरिकल फैक्टर में जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी काफी ज्यादा प्रोविजन जो थे वो आए थे, उस टाइम पे भी काफी ज्यादा चीजें जो थी इंट्रोड्यूस की गई थी। सो हमने आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफी ज्यादा चीजें ली हुई हैं। ठीक है। तो इसलिए हिस्टोरिकल फैक्टर में ये चीज जो है वो लिखी गई है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए चाहे सेंटर की बात करें चाहे स्टेट की बात करें, दोनों के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। ठीक है। दोनों से रिलेटेड प्रोविजंस, दोनों से रिलेटेड चीजें जो है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, इसलिए जो है ये लेंथीएस्ट है। ठीक है। अगला है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। राइट। मतलब कि जो लॉयर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनका डोमिनेंस बहुत था। ठीक है। इसलिए जो है इसके बहुत ज्यादा बल्कीनेस है, या इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये क्या है, एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। याद रखिएगा।
देखिए अब सेकंड जो है हमारा फीचर रहने वाला है, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज, ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, आगे ही बात यहाँ पे कि कहाँ से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड अदर कंट्रीज से। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से जो मेजर सोर्सेज हैं जो हमने लिए हैं अदर कंट्रीज से और 1935 के एक्ट से। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें ली हैं। देखिए सबसे पहली चीज है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट से। फंडामेंटल राइट्स ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं। देखिए प्रियम्बल हम आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। प्रेसिडेंट एज ए सुपर कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। ठीक है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, वो प्रोसेस जो है हमने कहाँ से लिया है, यूएस से। एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमने कहाँ से ली हैं, यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं। सबसे पहली चीज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप मैंने आपको पहले बताया है कि जो इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, मतलब कि एक सिंगल सिटीजनशिप होगी। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स की अलग है, ठीक है, और पूरे कंट्री की अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रिट्स जो है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। ठीक है, रिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये आर्टिकल 32 के अंदर है, जो फंडामेंटल राइट्स में आता है आर्टिकल 32। ठीक है, उसमें आती है रिट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट, ये हमने कहां से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। रेसिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने यहाँ से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये हमने यहाँ से लिया है। एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। देखिए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो इसमें देखिए, वैसे हम आगे पढ़ेंगे बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ठीक के पास जो है वो 3 तरह की ज्यूरिसडिक्शन की पावर होती है एक तरह से। ठीक है, एक तो होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एक होती है एडवाइजरी और एक होती है अपील या एपिलिएट कह लो आप इसे। ठीक है, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। तो जो एडवाइजरी वाली है वो हमने कनाडा से ली है। ठीक है, अब ये ओरिजिनल क्या होती है, ओरिजिनल जैसे मैं आपको बताऊं कि जिसके लिए जो है आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे तो आप डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो किसके अंदर आती है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। ठीक है, एपिलिएट की बात करूं मैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई लोअर कोर्ट या फिर मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई फैसला है और आप उस फैसले से मतलब सहमत नहीं है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, अपील करेंगे, कहां जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो वो आएगी आपकी एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन में। ठीक है, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, अगर एग्जांपल करिए अगर प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस चाहते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस चाहते हैं कौन, प्रेसिडेंट, सो वो किसके अंदर आएगी, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ आपको मैंने थोड़ा सा मतलब एडिशनल चीजें अभी यहां बता रहा हूं, आगे चल के हम इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो हमने यहां से ली हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये जो है सारी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। ऑस्ट्रेलियन से देख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राइट, एंड पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेटर टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, देखिए 3 तरह की लिस्टें होती हैं। एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट,
एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। सेंटर में वो सारी चीजें आएंगी जो सेंटर से रिलेटेड होंगी, स्टेट में जो स्टेट से रिलेटेड, कॉन्करेंट में क्या होता है जिसमें सेंटर और स्टेट जो है दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर चीजें आती हैं, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा चीज है मतलब कि जब कोई लोकसभा और राज्यसभा जो है, ठीक है, किसी चीज पे सहमति नहीं बैठ रही है, कोई बिल है, ठीक है, उस बिल पे अगर दोनों में मतलब किसी चीज से रिलेटेड सहमति नहीं बैठ रही है तो क्या करते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे ये चीजें। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन यूएसएसआर, जो आज के टाइम पे रशिया है, उसके बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, a constitutionally mandated planning commission to oversee the development of the economy, ठीक है। साउथ अफ्रीका से देख लेते हैं, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। जर्मनी से देखिए तो इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। रशिया से देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का सिंपल सा क्या मतलब है कि कोई ऐसा लॉ जिसे बनाया गया है पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके, ठीक है। कोई ऐसा लॉ जो कैसे बना है, प्रोसीजर को, जो एक्चुअल जो प्रोसीजर है उसको बनाने का, उसको फॉलो करके जो लॉ बनाया गया है उसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। एक और आपने कंसेप्ट सुना होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, ठीक है, अगर ये चीज इंक्लूड कर दी जाए दैट वो जो लॉ है वो जस्ट है या फिर फेयर है, ठीक है। जो लॉ बनाया गया है अगर उसको मतलब ऐसे एक तरह से चेक करके बता दी जाए कि वो जस्ट है या फिर फेयर है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से देख लेते हैं, फेडरल स्कीम जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली है, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विसेज कमीशंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी की सारी चीजें जो हमने कहां से ली हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ठीक है। सो आई होप आपको ये सोर्सेज जो है समझ आई होंगी, ठीक है। देखिए मैं आपको इतनी चीज कहूंगा कि इन्हें आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी किसी भी चीज से, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर करेक्टली मैच में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्न जो है वो बन सकता है इससे रिलेटेड, से आप चीजें जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। रिजिड मतलब कि अगर उसमें आपने कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, ठीक है, रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, ठीक है। किसी भी तरह का चेंज करने के लिए आपको अगर स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत पड़ रही है, सो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का हुआ, रिजिड हुआ, ठीक है। और ऐसा किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का, ठीक है। फ्लेक्सिबल अगर आप देखें तो आप जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि आप ऑर्डिनरी लॉज बनाते हैं, ठीक है, अमेंडेड इन द सेम एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। बट अगर इंडिया के केस में बात की जाए तो इंडिया क्या है, इन दोनों का क्या है, एक तरह से मिक्सचर है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर अ रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ, ठीक है, क्या है, दोनों का मिक्सचर है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। सो देखिए आर्टिकल 368 जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, राइट, ठीक है। तो देखिए 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कौन कौन से वो देख लेते हैं। देखिए सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब कुछ जो प्रोविजन है वो अमेंड कैसे कर सकते हैं आप, स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे और इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको चीज समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्पेशल मेजोरिटी क्या है। देखिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 मेंबर्स, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको किसकी, मेंबर्स की ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस और साथ में क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए, मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस,
ठीक है, ये आता है स्पेशल मेजोरिटी में। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता है कि लोकसभा में जो है वो टोटल कितने है, 545। ठीक है, 545 मतलब मेंबर्स बैठते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 545 में से, ठीक है, मान लीजिए टोटल 545 में से जो प्रेजेंट मेंबर हैं आज के टाइम पे अभी जो है वो है 500 मेंबर प्रेजेंट है। ठीक है, रख लीजिए कोई बिल पास हो रहा है, 500 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, 500 में से 100 मेंबर्स ऐसे बोलते हैं कि हम जो है वो वोट नहीं करेंगे, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, 500 में से 100 मेंबर बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है जी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 500 मेंबर जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, 100 मेंबर बोल रहे हैं कि हम जो है वो वोट नहीं करेंगे, तो मेंबर्स कितने बच गए, 400। ठीक है, अब आप 400 का, ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 400 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज 267। ठीक है, सो ये तो क्या आ गई आपकी एक तरह से स्पेशल मेजोरिटी। ये तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट थी, ठीक है, जो आपने पहली स्टेटमेंट देखी थी, जो आपने ये पहली स्टेटमेंट देखी, ठीक है, कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेसिडेंट वोटिंग, वो चीज तो आ गई। पर अब हमने दूसरी चीज भी देखनी है, क्या है, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखिए क्या चीज थी आपके पास, कितनी आ गई टोटल, 267। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, 500 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है, कितने में से, टोटल जो अभी कितने हैं, 545 में से। ठीक है, 100 मना कर देते हैं, बचते हैं आपके पास 400। तो 400 का अगर आप 2/3 करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आता है, 267। तो पहली चीज तो आ गई, लेकिन क्या बोला है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उससे 50% से ज्यादा होनी चाहिए। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है हमारी, 545। सो अगर आप 545 का 50% करेंगे तो ये आपके पास आएगा 272.5। दैट मीन्स अगर आप लिखेंगे जैसे 273। ठीक है, सो 273 तो आपकी जो है टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, और 2/3 करके आपके पास कितनी आ रही है, 267। सो क्या ये बिल पास किया, क्या ये स्पेशल मेजोरिटी इसमें लग रही है, नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो 273 से ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, बट एक्चुअल में कितनी आ रही है आपके पास, 267। ठीक है, सो ये जो है स्पेशल मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, सो इस पे, इसको पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी जो है वो नहीं लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी पास नहीं हुई। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको फिर से जो है ये कंसेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, और देखिए अगला, अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स। ठीक है, देखिए जब अगर आप फेडरल सिस्टम की बात करें, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ ऐसे मामले जहां पे दोनों की जरूरत है, स्टेट्स की भी सेंटर की भी, तो ऐसों में क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी लगती है, साथ ही साथ रेटिफिकेशन लगता है बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, और याद रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी तो मैंने आपको समझा दी, जो रेटिफिकेशन लगती है बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, ये क्या लगती है, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, किससे लगती है, सिंपल मेजोरिटी से, आप चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सिंपल मेजोरिटी हम एक तो हमने स्पेशल मेजोरिटी पढ़ ली। ठीक है, अब सिंपल मेजोरिटी भी देख लेते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो देखिए सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1। ठीक है, 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1। देखिए मैं आपको एक चीज ऊपर बताना थोड़ा भूल गया, कि जो मैंने स्पेशल मेजोरिटी की बात की ना, ठीक है, यही आपका किसके अंदर आएगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और जो सिंपल मेजोरिटी आएगा ये किसके अंदर आएगा, फ्लेक्सिबल के अंदर, क्योंकि ये इजी है। क्यों, देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया 50% मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग प्लस 1। मान लीजिए देखिए राज्यसभा में अभी कितनी है टोटल, 243। ठीक है, 243 टोटल सीट्स है। अब देखिए 243 में से 200 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका सिर्फ 50% कितना हुआ, दैट इज 200 का 50% कितना हुआ, 100। ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 101। तो अगर आपके पास 101 की अगर वोटिंग आ जाती है तो ये आपका सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 200 प्रेजेंट है, 500 कहते हैं, सॉरी 50 कहते हैं कि हमने वोट नहीं करना, आपके पास कितना बचा, 150। ठीक है, तो 150 का जो बनेगा
सिंपल मेजोरिटी से वो आपका बनेगा 76। तो अगर 76 फेवर में आ जाता है, 76 वोट्स आ जाते हैं उसके फेवर में, सो सिंपल मेजोरिटी से ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल मेजोरिटी से अगर जो चीजें होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है वो। ठीक है, सो इंडिया जो है वो क्या है, दोनों का मिक्सचर है, मतलब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी भी है किन्हीं मामलों में, और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी भी है। ठीक है, सो ये आप चीज याद रखिएगा। देखिए गाइज, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है, सो आई होप आपको जो एग्जाम्पल है ये समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर जो है वो हमारे 3 जो हैं हमारे फीचर्स वो यही पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और मैं यही आशा करता हूँ कि आपको तीनों के तीनों जो है ये समझ आए होंगे। ठीक है, सो अगर समझ आए हैं तो लाइक करिएगा, नहीं समझ आया तो डिसलाइक करिएगा, बट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।